5:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने की संभावना है। May I have your attention please? 5004 Ranikhet Express. आ गए ना। मेरा जीवनपुर हाट जंक्शन दूसरे लोगों की तरह जीवन की तलाश का एक सफर रहा और इस सफर में सहयात्री निरंतर बदलते रहे। जिंदगी में जो भी कुछ नायाब देखा मुझे सहयात्रियों ने ही दिखाया। इनमें से कईयों ने मुझसे पूछा कि जीवनपुर हाट जंक्शन कौन से जिले में आता है? ओ बाबूजी, ये जीवनपुर हाट जंक्शन कोना लाइन में पड़ी है। ओ भाईजान, कितने है जीवनपुर हाट जंक्शन? कभी कोई रविंद्र प्रेमी बंगाली मिला जिसने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा, ओए माछे तोमा जीवनपुर हाट जंक्शन। सच पूछिए तो मैंने भी इस सवाल को अपने आप से कई बार दोहराया है और सही सही जवाब मुझे नहीं मिला। ये जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मिल ही जाए, पर इस सफर पर चलते हुए एक बात तो समझ में आ रही और वो ये कि जीवन में जीवन से चमकदार कुछ भी नहीं। और यहाँ एक ही नियम कि कोई नियम ही नहीं। मेरे को कल मेरी 1:30 बजे के पास में तो मैं बस से घर गई तो 1 बजे आसपास फिक्स पहुँचा। तो क्या महान रचनाकार घर जा रहा हूँ गाँव में योगिंदर पॉल तो मेरे को जाना मुझे बड़े करीबी कर दूँ कि मैं वे मेरी किताबों को पढ़कर और मेरे चित्रों को देखकर मुझे आजीवन दुखी रहने का आशीर्वाद देकर कहीं चले। उनका मानना था कि सुखी आदमी कभी भी अच्छा रचनाकार नहीं हो सकता। वे कहा करते थे, अशोक, हम वो मुसाफिर हैं जिन्हें समूची जिंदगी जीने के लिए एक नगर, एक गांव, एक कस्बा, एक शहर नहीं मिलता। हम हर नए पड़ाव पर जन्म लेते हैं और उसे छोड़ते वक्त मर जाते हैं। तो मैं अशोक भौमिक नागपुर में पैदा हुआ, फिर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, कोलकाता में बार बार जन्म लेने और बार बार मरने के बाद दिल्ली के ठाव अपनी नाव बांधी और अब अगले स्वर का इंतजार करते। और साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनकी कई बातें मैं आज भी सुन पाता हूँ। बहुत साहब के अंतिम दिनों में उनकी कहानी के किरदार उनके साथ आकर रहने लगे। वे उनसे बातें करते थे। वे कहा करते थे, कहानी का सच कहानी के अंदर सांस लेता है। आप उस सच को बाहर से लाद नहीं सकते। उनकी कहानियां कितनी सच्ची थी ये तो मुझे उन किरदारों ने उनकी जिंदगी में आकर बता दिया है। आप भी मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मेरी कहानी सच्ची है या काल्पनिक? क्या सचमुच कोई
गोपाल जी के कहे शब्दों को ही उद्धृत कर रहा हूं। अगर आपको मेरी कहानी जिंदगी की सांसों की आवाज सुनाई दे, तो समझिएगा ये कहानी काल्पनिक नहीं, सच्ची है। शंख को कान के पास लगाकर सुनिएगा, समुद्र सुनाई देगा। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, उनसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, 100 दाखिला मिला था सन 1974 में। उन दिनों तमाम साइज ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों की नौकरी की तलाश शुरू होती थी भारतीय प्रशासनिक सेवा में लग जाने के साथ। जाहिर है अब ये सपना हर किसी का तो पूरा होता नहीं। बाकी बचे अच्छे बच्चों की वैकल्पिक मंजिल होती थी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लोग। हाँ, अगर उनकी हनुमान मंदिर की यात्राओं में कुछ कमी रह जाए तो कहीं क्लर्क तो बन ही जाते, बाकी कोई बच्चा देते हैं। वो किसी दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो जाते थे। काम पूरा नहीं था, पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते थे, बस बोलने की कला, झेलने की हिम्मत और चौधरी हलवाई के समोसे के आकार की टाई बांधने की तवीज, जिसे जितनी जल्दी आ जाए वो उतना स्मार्ट के खाने लगता। एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी, नौकरी की तलाश में ये मेरा पहला इंटरव्यू। लखनऊ के होटल और क्लास के रिसेप्शन पर बैठा मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कई लोगों के नाम पुकार लिए जाने के बाद रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मेरा नाम पुकारा। रूम 406, 4th floor, second door on your left. Best of luck. कमरे में 7 या 8 लोग कितने थे इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि रावण तो एक शेष 10 उसकी खोपड़ियां थी जो मेरे कमरे में दाखिल होती मुझ पर सवाल दागने लगती। जब 10 कुत्ते मरते हैं तब एक भिखमंगा जन्म लेता है, और जब 10 भिखमंगे मरते हैं तब एक गिराकट जन्म लेता है, और जब 10 गिराकट मरते हैं तब एक वेश्या जन्म लेती है, और जब 10 वेश्याएं मरती हैं तब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जन्म पहले ही सवाल से समझ में आ गया कि ये नौकरी मुझे मिलने वाली नहीं। फिर भी मैंने अपने समुद्र साहस की चिट्ठियों को बटोरा और एक जवाबी वाक्य करके कहा, सर मैं अभी आपके सवाल के जवाब कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना नहीं। हाँ, आपके सवाल का जवाब शायद मैं ठीक से 1 साल बाद दे सकता। रावण के सफेद केरी लेन की शर्ट के अंदर से झांकता हुआ उसका गुलाबी शरीर, रीपले चश्मे के अंदर से झांकती उसकी आंखें मुझे क्रमशः बोरा बनाने की कोशिश करती रही, और उस पर रावण के शेष 10 सर मुझ पर सवाल दागते रहे। You have 50 seconds to tell about yourself and your dreams. Your time starts now. इस सवाल के जवाब के तो मैं पहले से तैयार था, जाने को बोले 1 घंटा इस पर बोल सकता हूँ। मैंने कहा, सर मैं 1974 में उन तमाम बेरोजगार नौजवानों में से जिन्होंने पिछले 14 सालों में अपने स्कूल, कॉलेज और अपने समाज से एक अनुशासित और समर्पित नौकर बनने की तमीज सीखी है। लेकिन मैं भी सर एक नौजवान हूँ और
मेरे भी अपने कुछ सपने हैं। तो मैं आने वाले कुछ सालों में आपकी कुर्सी पर बैठकर मेरे जैसे किसी नौजवान को नौकरी दे रहा होगा। अभी तो मैं यही सपना देखा। रावण कुल मेरे जवाब से संतुष्ट हुआ ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि अगले ही क्षण दूसरा सवाल हाजिर था। मान लीजिए मैं एक इग्नू में रहता हूँ। इग्नू मतलब समझते हैं जी, आप एक रेफ्रिजरेटर कंपनी के सेल्समैन हैं, मुझे फ्रिज बेचिए। मैं अपने सवाल के जवाब के बीच में ही था कि रावण के एक सर ने मुझसे पूछा। मेरे पास दो पेन हैं, एक लाल एक नीला। आप एक पेन कंपनी के सेल्समैन हैं, मुझे दो पेन और कैसे बेचेंगे? ऐसा कब तक चलता रहा याद नहीं। फिर रावण ने सामने रखी प्लेट से एक आलू की चिप्स उठाई और सच उसे अपने दांतों से पीसते हुए कहा, Well, you are indeed a bright chap. पर अभी हमें और भी लोगों के इंटरव्यू लेने हैं। हम तुम्हें बाद में इन्फॉर्म करेंगे। लिफ्ट से उतरते वक्त मैंने पहली बार रुमाल से अपना मुंह पोंछा। इस बहुराष्ट्रीय दवा जागते रहो। होशियार, होशियार, होशियार। निशाचर, कुछ लोग देर रात तक जागे रहे। ऐसे लोगों को लोग निशाचर कहते हैं। जानकर के शुरुआती दिनों में मेरी गिनती भी ऐसे ही लोगों में हो गई थी। दरअसल मेरा दिन तो मटर गश्ती में ठीक वैसे ही बीतता था जैसा दूसरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बीतता है। लेकिन शाम होकर रात आते ही मुझे एक अजीब सा एहसास आता था। मुझे लगता था कि मैं 2 वक्त की रोटी कमाने भर से ज्यादा यहाँ कुछ कर नहीं पा रहा। नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, इसलिए रात के वक्त ही समय मिलता था जब मैं समय निकाल कर या तो किताबें पढ़ता था या फिर चित्र बनाता था। चित्र बनाते किताबें पढ़ते हुए मैं रात को 2-2:30 बजे से पहले नहीं सोता। और इस इलाके के हरिराम चौकीदार का पहला होशियार, होशियार। हरिराम, हरिराम को लोग पहलवान कहकर भी बुलाते थे। उसके पांव में शायद कभी चोट लगी थी, इसलिए वो कुछ लंगड़ा कर चलता था। अशोक बाबू की कॉलोनी वालों में बहुत कम लोगों ने उसे रात में देखा था। हाँ, महीने में एक दिन जब वो अपना रजिस्टर लेकर अपनी चौकीदारी के पैसे लेकर निकलता था तभी लोग उसे देख पाते थे, लेकिन मैं उसे लगभग हर रोज देखता था। दरअसल मेरे घर की खिड़की से आती रोशनी को देखकर उसे मेरे घर के बाहर हाथ लगाने या आवाज देने की जरूरत नहीं होती थी, और मुझे उसकी दूर से पास आती हुई आवाज और फिर पास से दूर जाती हुई आवाज जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। हमारी सेना का कहीं अता पता नहीं था। मैं भी कुछ दिनों तक यूं ही इधर उधर भटकता रहा। उस सन 1943 का जुलाई का महीना था। नेताजी सिंगापुर पहुंचे। साथियों, ये समय आराम करने का नहीं है, संघर्ष करने का है।
अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा है, हमारे लोगों पर अत्याचार किए हैं। आज हमारी मातृभूमि भारत माता गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई है। हमें उसे आजाद कराना है। अब समय आ गया है कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना है। और याद रखो साथियों, गुलामी हमें भीख में नहीं चाहिए, इसके लिए हमें लड़ना होगा। आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा बलिदान मांगने आया हूं। खून, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के स्वागत में कैप्टन राम सिंह ठाकुर के बेड ने गाया था। क्या गीत था वो। मत कर, मैंने बंद करके रखा उसको। क्या हो? हाँ? मेरा मुंह नहीं बना। जानते हैं भैया जी, मनुष्य बलि नहीं होते, समय होत बलवान। जानते हैं भैया जी, जय हिंद का नारा इन्हीं मेजर साहब का दिया हुआ है। हाँ, उन दिनों मैं कर्नल गुलजारा सिंह की कमान में 3rd गोरेगांव रेजिमेंट में था, जब हमें कैद कर हिंदुस्तान लाया गया। मुझे दिल्ली के पास ही बहादुरगढ़ कैंप में रखा गया था। फिर मुकदमा चला और सन 47 में वो मुल्क भी आजाद हुआ जिसके लिए हम सब लड़े थे। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
मिलेगी, जरूर। पर अंग्रेजों ने नेहरू जी को हिंदुस्तान की कमान सौंपते हुए हिदायत दी कि आजाद हिंद फौज के किसी भी फौजी को आजाद हिंदुस्तान की फौज में नौकरी नहीं देना है। हिंदुस्तान की सरकार ने ऐसा ही किया था। हम सब अपने ही मुल्क में चपरासी चौकीदार की नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे, दर दर। मनुष्य बलि नहीं होते, समय हो तो बनवावा। जहांगीर छोड़े परसों भी कुछ बातें याद रह गई, जब भूल चला। मेरे को मोबाइल रिटर्न करना है। पर हरिराम चौकीदार को मैं कभी नहीं भूल पाया। उसकी एक एक बात मेरी स्मृति की डायरी के पीले होते पन्नों में दर्ज है, और उन पन्नों में यह भी दर्ज है कि एक दिन हरिराम को चौकीदार की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक रात गश्त लगाते हुए उसके एक पैर में मामूली सी चोट लगी, जो धीरे धीरे गैंग्रीन में बदल गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स के पास उसके एक पैर को घुटनों के ऊपर से, घुटनों के नीचे से काटने के अलावा कोई चारा नहीं। मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो कई महीनों के बाद एक रात हरिराम मुझसे मिलने आया। बैसाखियों के सहारे खड़ा हरिराम काफी कमजोर दिखाई दे रहा। मैंने उसके पैरों के बारे में कोई बात नहीं की, बस यूं ही इधर उधर की बातें होती रही। मेरी चौकीदार की नौकरी छूट गई है साहब, और अब मैं चांदगढ़ छोड़कर अपने गांव सूरजपुर जा रहा हूं साहब। अब मैं वहीं रहूंगा साहब, अब मैं वहीं रहूंगा।
मनुष्य बलि नहीं होते, मनुष्य बलि नहीं होते, समय होते परिवार, मनुष्य बलि नहीं होते, समय होते परिवार, मनुष्य बलि नहीं होते। इस घटना के बाद मैं फिर कभी हरिराम से नहीं मिला। बच्चों को गीत भी सिखाता था साहब। पर साहब पिछले महीने डेंगू से मर गया। सोचपुर से चांदगढ़ जाने वाली बस का इंतजार कर कानों में बस चाय वाले की एक ही बात गूंज रही थी, हरिराम बच्चों को गाना भी सिखाता था। हरिराम ने सोचपुर ब्लॉक स्कूल के बच्चों को सब सुख चैन की बरखा गाना जरूर सिखाया होगा। उसने मेजर आबिद हसन साफरानी और कैप्टन राम सिंह ठाकुर की कहानियां बच्चों को जरूर सुनाई। ये सोचते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा। शहरों महानगरों के मुकाबले गांव देहात के आसमान पर अधिक तादाद में और अधिक चमक वाले तारे होंगे। सो पूरा आसमान तारों से भरा था। तारों को देखकर हरिराम समय बताया करता और वो ये भी कहता था, बलि नहीं होती साहब, मनुष्य बलि नहीं होते साहब, समय बहुत बर्बाद, समय बहुत बर्बाद, समय बहुत
मनस्वी देशमुख ने इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन की है और सभी जो म्यूजिक देख रहे थे यहाँ इस नाटक का सूर्यदेव जी हैं जिन्होंने रावण और चाय वाला ये दोनों एक साथ भूमिका निभाई। मैं अशोक भौमिक के किरदार में था और हरिराम चौकीदार जो कमाल भौमिक जी ने लिखा है और उनके गाली इसको बहुत कमाल करते हैं। इंग्लिश गाली जी ने किया और लाइटिंग में हमारे सीनियर सर हैं वहाँ शंकर लाल जी कैथवास और इसका निर्देशन मैंने किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया और एक अच्छा अवसर दिया हमारी संस्था को, हमारे कलाकारों को, इंदौर के दर्शकों से रूबरू होने का। तो एक बार आपका आयोजकों का हृदय से आभार करते हैं हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद।